हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, जिसका यूज किए बिना हम रिफ्रैक्शन पढ़ लें, अपवर्तन पढ़ लें, यह पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लें, आप लोगों ने रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने ये तो जरूर पढ़ा है, इसके बिना तो रिफ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। जैसे पहला मीडियम हम एयर ले लें, दूसरा मीडियम ग्लास ले लें बच्चों। पहला मीडियम जो एयर है ये विरल की तरह काम करेगा, रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, और ये सघन माध्यम की तरह कार्य करेगा। इसके विषय में हम पूरी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी इस तरीके से। और जब इसका उल्टा होगा, लाइट जब डेंसर से रेयर में आएगी, मतलब कि ग्लास से आ जाए, किसमें, एयर में, ज्यादा घने माध्यम से कम घने में आ जाए, तो लाइट अभिलंब से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, अब बात आ रही है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में एक नंबर है, क्योंकि आपने स्नेल का नियम देखा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हमने बोला है एन। एन माने कि अपवर्तनांक। किसी मीडियम के लिए एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है और यूनिटलेस है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है। साइन का अपना कोई यूनिट नहीं होगा, नीचे भी साइन का कोई यूनिट नहीं होगा। बिना मात्रक क्या ऊपर भी लिखी हुई है साइन, ऊपर भी बिना मात्रक का, नीचे भी बिना मात्रक का, तो टोटल भी बिना मात्रक का मिलेगा। तो एन का कोई मात्रक भी नहीं होता, यूनिट भी नहीं होता बच्चों। तो n जो है वो एक नंबर मिलेगा। जैसे यहां सॉल्व होने के बाद n का मान आया 2, क्या आया, 2 आया। तो ये n का मान जब 2 मिलेगा, तो एक्चुअली में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना क्या चाहता है हमको, ये बताना चाहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो ये लाइट की स्पीड को कितना कम कर देगी। अरे देखो, यहां पर कौन सा मीडियम है बेटा, रेयर मीडियम, मतलब विरल। विरल मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, कम घने हैं, और सघन का मतलब होता है ज्यादा घने। तो लाइट जब कम घने वाले माध्यम से गुजरेगी तो वहां पर पार्टिकल्स की भीड़ कम है, लाइट तेजी से भाग जाएगी। लेकिन जब वही लाइट बहुत घने घने माध्यम से गुजरेगी, माध्यम में बहुत घनापन है, बहुत भीड़ है कहीं पर, और उस जगह से लाइट को गुजरना पड़े, तो लाइट को जगह बना के गुजरना होगा, और पार करने में उसको क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो लाइट जब विरल माध्यम से चलेगी, हल्के माध्यम से जाएगी, खाली माध्यम से चलेगी, तो तेजी से भागेगी, स्पीड ज्यादा होगी। और जब लाइट किसी भीड़ वाले माध्यम से जाएगी, घने माध्यम से जाएगी, सघन माध्यम से जाएगी, डेंसर से जाएगी, तो उसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आएगी। तो इस मीडियम की ताकत, इस मीडियम की ताकत जो ये बताएगी कि उसकी स्पीड कितने गुना कम हो गई, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि ये मीडियम के पास कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है कि वो लाइट की स्पीड को कम कर दे। जितने गुना लाइट की स्पीड को ये घटा सकता है, वही होता है उसका अपवर्तनांक, वही होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माने कि n का मान अगर 2 आ गया, तो आप ऐसे समझ लें, n का मान 2 का मतलब है कि लाइट की स्पीड अगर यहां पर 10 थी, तो जैसे ही इस मीडियम में लाइट की स्पीड, जैसे इस मीडियम में लाइट आएगी, मान लीजिए कि यहां पर लाइट की स्पीड है 10 और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 2, तो जैसे ही इस मीडियम में लाइट एंटर करेगी, वैसे ही इसकी स्पीड आधी हो जाएगी, 2 गुना घट जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना, लाइट की स्पीड उतने गुना कम। अगर ये 3 होता तो यहां पर लाइट की स्पीड 3 गुना घट जाती।
अगर ये 4 होता तो लाइट की स्पीड 4 गुना घट जाती, ये 5 होता तो लाइट की स्पीड 5 गुना घट जाती। तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ताकत मीडियम की, कि लाइट जैसे ही उसके अंदर गई तो कितनी क्षमता है लाइट की स्पीड को कम कर देने की। समझ पा रहे हैं? आप इसको ऐसे समझ लो, ये प्रतिरोध है माध्यम का, प्रतिरोध जो किसको प्रतिरोध मतलब क्या? प्रतिरोध मतलब रुकावट। तो ये मीडियम की रुकावट को शो कर रहा है कि जब लाइट इस मीडियम से गुजरेगी तो इस मीडियम के पास कितनी क्षमता है लाइट को रोकने की। तो ये लाइट को दोगुना रोक देगा, जितनी स्पीड आएगी उसकी स्पीड घटा करके ये कितनी कम कर देगा? दोगुना कम कर देगा। इतनी इसके पास क्षमता है, इतना इसका प्रतिरोध है, रुकावट करने की क्षमता है। समझ पा रहे हैं? और भी आप समझ लें, आप इसको ऐसे बोल दें कि लाइट आई और लाइट मुड़ गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है मीडियम की ताकत, जो ये बताए कि लाइट को वो कितना मोड़ सकता है। ऐसे भी बता सकते हैं आप। ऐसे समझें, माध्यम का अपवर्तनांक हमको क्या बताता है? माध्यम का अपवर्तनांक हमको बताता है माध्यम की ताकत, माध्यम की स्ट्रेंथ। कैसी स्ट्रेंथ, कैसी ताकत? ये बताती है कि माध्यम के पास, मीडियम के पास कितनी ताकत है कि लाइट को वो, इस लाइट की स्पीड को वो कम कर दे, या लाइट को वो मोड़ दे, या लाइट की स्पीड में वो रुकावट पैदा कर दे। तीनों का मतलब एक ही है। लाइट जितना धीमे हुई इसका मतलब उतना ज्यादा उस पर प्रतिरोध लगा है, उतनी ज्यादा रुकावट लगी है। और आप ये 12th क्लास में जानेंगे कि लाइट की स्पीड के चेंज होने से ही ये मुड़ने वाली प्रक्रिया है। तो जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड बच्चों घट जाएगी, जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड घट जाएगी उतनी ज्यादा लाइट मुड़ती है। तो ये दोनों भी करेक्ट है एक दूसरे से। तो 3 बातें जो मैंने बोली, तीनों एक दूसरे से ही मिली हुई है। तीनों में से कुछ भी बोल दे, तीनों बातें परफेक्ट है। क्या? माध्यम का अपवर्तनांक क्या बताता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि मीडियम के पास कितनी ताकत है, किस चीज की, कि लाइट की स्पीड कितना गुना कम कर देगा, या लाइट को वो कितना ज्यादा मोड़ देगा, या लाइट के रास्ते में कितनी ज्यादा रुकावट पैदा कर देगा। तीनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल सकते हैं इन जनरल, सामान्य भाषा में? Refractive index is the ability of any medium. Refractive index is the ability of any medium to reduce the speed of light in that medium. मतलब किसी माध्यम की वो क्षमता बताता है, ये वो क्षमता बताता है जो हमको ये बताए कि लाइट की स्पीड को कितना ये घटा देगा। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? एक्चुअली में मीडियम की स्ट्रेंथ है जो हमको ये बताती है कि लाइट की स्पीड कितने गुना ये घटा देगा, लाइट को कितना मोड़ देगा, या लाइट के रास्ते में कितना रुकावट लगाएगा स्पीड को कम करने के लिए। इन बातों को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो आपने भी कैसे समझा, जैसे लाइट की स्पीड 10 है, पहले मीडियम में कितनी थी? 10। अपवर्तनांक कितना है इसका? मान लीजिए 2, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 5। यही तो बताया। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 10 पहले मीडियम में चल, ये जो 2 है ये उसका अपवर्तनांक है, डिवाइड किया तो 5 आ गया, यानी कि अब चाल इतनी हो जाएगी। पहले मीडियम में 10, मीडियम का अपवर्तनांक है 2, तो उसकी जो स्पीड अब घटेगी, आधी हो जाएगी, 2 गुना कम कर देगा, तो 10/2 करोगे तो 5, यानी ये दूसरे मीडियम में चाल मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं फॉर्मूला? तो n बराबर कितना मिल जाएगा हमको बच्चों? v1/v2। ऐसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं, क्लास 10th पे तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको 12th क्लास में डेरिवेशन इसका मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। तो आपने भी n का एक फॉर्मूला तो स्नेल लॉ में देखा है, n बराबर sin i/sin r, और एक फॉर्मूला और होता है ये भी, ये वाला भी। तो आप इसको तो याद रखेंगे ही, साथ में इसको भी याद रखिए। तो जो अपवर्तनांक है वो बेटा प्रकाश की चालों के अनुपात को बोलते हैं, कि पहले वाले मीडियम में चाल है 10, दूसरे वाले मीडियम में चाल है 5, तो अपवर्तनांक कितना बन गया? तो 10, और फिर कितनी हो गई ये 5, तो डिवाइड कर दो 2। अच्छा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 रहा होगा। अरे सही बात है, तभी तो पहले स्पीड थी 10, फिर घट करके आधी बची होगी 5, क्योंकि 2 अपवर्तनांक था, 2 गुना उसने घटा दिया तो 5 बचा होगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, अगर पहले मीडियम में चाल पता हो और दूसरे मीडियम में चाल पता हो। तो हम अपवर्तनांक की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो भी रेशियो होगा, जो भी अनुपात होगा, उसी को हम अपवर्तनांक बोलेंगे। अब यहां से एक अगला स्टेप आया। अगला स्टेप हमारा ये है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देखा होगा, ये होता है 1 और 2।
पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये एक अजीब बात है, क्यों हम अपवर्तनांक को ऐसे लिखते हैं भाई? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कांच का अपवर्तनांक इतना? हम क्यों बोलते हैं कि नहीं भैया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक? अब हम इसको जानने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमने यहां पर दो फिगर बनाए हुए हैं। एक्चुअली में ये दो केस है, इन दो केस की स्टडी करते हैं और हम लोग समझ जाएंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। पहले केस में लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, आप देख पा रहे हैं, एयर से ग्लास में, और दूसरे वाले केस में लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, जा रही है मतलब ग्लास में ही, एक बार एयर से आई थी, दूसरी बार वाटर से आ रही है। ओके, अब हम शायद आप ये बात जानते हो कि लाइट की जो स्पीड होती है एयर में, वो बच्चे होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लाइट की स्पीड एयर या फिर वैक्यूम में, हवा में या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, ये लाइट की स्पीड पता कैसे चली? तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रयोग किए गए होंगे। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, कभी अगर कोई आपको जानने का मन हो तो नीचे कमेंट में करिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि लाइट की स्पीड को मेजर कैसे किया गया। इसको फोको थे साइंटिस्ट, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद में जाके पता चली स्पीड। तो आप मैसेज करिएगा, मैं इस पर अलग से इसी पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो खैर, हमको प्रयोगों के आधार पर पता चल गया कि एयर पे स्पीड कैसे निकालनी, और हम निकाल भी लिए। तो जैसे हवा पे स्पीड निकाली, क्या वैसे ही हम ग्लास पे स्पीड नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते हैं बिल्कुल, और निकाल लेते हैं। तो जब ग्लास में निकाली गई तो वो स्पीड कितनी आई? 2 × 10⁸। ये रियल वैल्यू है, आप इनको याद ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको केवल ये वाली याद हो, बाकी ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी नहीं है। ग्लास में स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये वैल्यू मुझे इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि मैं ताकि मैं आपको बता पाऊं एक्चुअली में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में क्यों लिखते हैं। आप अभी अपने आप समझ जाओगे, तो इन वैल्यू के चक्कर में आप मत पड़े, ऐसा समझ लीजिए मैंने अपने आप से लिख दिया है, इनको यूज करना है। लेकिन ये रियल वैल्यू होती है। ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी ही होती है, एयर में इतनी ही होती है, वाटर में लाइट की स्पीड बच्चों होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां पर कितनी आएगी ग्लास में? तो ग्लास में स्पीड हमको पता ही है, 2 × 10⁸ आएगी। ओके, ऐसे लिख दिया, सही बात है। अब अगर हमको यहां पर स्पीड पता है v1, यहां पर स्पीड पता है v2, तो क्या हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे? यस, अभी फॉर्मूला हम लोग देखा है, n = v1/v2। तो v1 कितना? 3 × 10⁸, v2 कितना? 2 × 10⁸। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, n का मान आ जाएगा 1.5, 3/2 बचेगा ना, इसको 1.5 लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड इसमें भी रहेगा, मीटर पर सेकेंड नीचे भी रहेगा, वो कट जाएगा, तो यूनिट कोई बचेगा नहीं, मात्रक कोई रहेगा नहीं, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब इस केस में आइए, यहां पर v1 ये है और यहां पर v2 है ये। यहां का अगर n निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला। v1 कितना है बच्चों? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे है 2 × 10⁸। कैंसिल, 2 से कटेगा तो आ जाएगा कुछ इस तरह से वैल्यू। ओके, दोनों वैल्यू सेम आई है या नहीं? आंसर है नहीं, जबकि ग्लास ये भी है, ग्लास ये भी है, और जो ग्लास ये है वही ग्लास ये भी है। सेम ग्लास है क्योंकि स्पीड देखो हमने सेम लिखी हुई है। मतलब ग्लास में भी कई किस्म होती हैं, कई टाइप के होते हैं, क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, कौन सा है। तो हमारा जो भी किस्म है ये है ग्लास की, जैसा भी टाइप का ये वाला कांच है उसी टाइप का ये वाला भी कांच है। तो यहां पर भी स्पीड वही है, यहां पर भी स्पीड वही है। स्पीड सेम होने से ही पता चल गया कि दोनों सेम टाइप के हैं। तो सेम टाइप के हैं तो उनकी क्षमता भी तो सेम होगी। लाइट को मोड़ने की क्षमता, लाइट की स्पीड को घटाने की क्षमता, लाइट की स्पीड में रुकावट पैदा करने की क्षमता तो सेम ही रही होगी ना। तीनों बातें सेम, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो लाइट की स्पीड को घटाने की जो क्षमता है वो तो दोनों की सेम है, तो यहां तो सेम नहीं आई।
क्या मेरा आप बात को पकड़ पाए हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? अपवर्तनांक हमको क्या बताता है? अपवर्तनांक हमको बताता है लाइट की स्पीड को कम करने की क्षमता, कि कितने गुना स्पीड ये कम कर रहा है। तो इसकी आई है 1.5, इसका मतलब ये कितने गुना कम कर देगा? 1.5 गुना। 1.5 टाइम्स ये लाइट की स्पीड को घटा देगा, और घटा भी रहा है। 3 का 1.5 गुना करोगे तो 2 ही आएगा। 3 का 1.5 गुना करेंगे आप तो 2 ही आएगा, और ये 2 कर देता है। तो सही बात है, ये तो समझ आ रही बात। अब यहां पर 1.125 आया है, यानी कि यहां वाला ये ग्लास है, इसकी जो क्षमता है वो 1.125 है। लाइट की स्पीड को कितना कम करेगा? यहां पर 1.125 गुना कम करेगा। और आप चाहे तो करके देख लीजिए, 2.25 डिवाइडेड बाई 1.125 गुना कम कर रहा है, तो आंसर ये मिल जाएगा आपको 2 × 10⁸। सही वहां पर भी है। तो कैसे पॉसिबल है? ग्लास वही है, मटेरियल वही है, लेकिन एक जगह ताकत उसकी ये आ रही है और एक जगह ताकत इसकी ये आ रही है। यही लोचा है, यही गड़बड़ है, यही धोखा हो रहा है। क्योंकि आप जब अपवर्तनांक इसका निकालते हैं तो सही बात है, माध्यम जो लेते हैं वो दूसरा ही लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते आप दूसरे का ही है कि इसकी क्षमता कितनी है, लेकिन वो क्षमता कहीं ना कहीं डिपेंड करती है पहले वाले मीडियम पर। यहां पर V2 की वैल्यू देखो सेम थी, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू यहां पर 2.25 करके है और यहां पर 3 है, तो ऊपर वाली वैल्यू चेंज हुई तभी इसकी वैल्यू भी चेंज हुई। यानी कि नीचे वाले मीडियम की ताकत, मोड़ने की क्षमता, स्पीड को घटाने की क्षमता कहीं ना कहीं ऊपर वाले मीडियम पर भी डिपेंड करती है। तो ये वाला जो n का मान आया 1.5 ग्लास के लिए है, ठीक बात है। ग्लास की क्षमता कितनी होती है? 1.15। सॉरी, ग्लास की क्षमता बेटा कितनी होती है? 1.5। अगर आपने ऐसा बोला कि भाई हमारे पास ग्लास है, उसकी क्षमता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 गुना 1.5 क्या हो रहा है? देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर आपने इसको ऐसे बताया सबको कि भैया हमारे पास एक ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब भी लाइट उसके अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड 1.5 गुना कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1.5 केवल इस केस के लिए ही सही है। देखो यही ग्लास इस केस में आया जब पानी से लाइट आ रही थी, तो यहां पर आंसर तो बदल गया। तो पूरा निष्कर्ष बच्चों ये निकलता है इससे कि जो अपवर्तनांक हम निकालते हैं वो किस माध्यम के सापेक्ष है, मतलब कि इस माध्यम का तो तुमने बताया, लेकिन वहां पर लाइट किस मीडियम से आई है उस पर भी डिपेंड करता है। यहां पर लाइट की स्पीड 3 थी, 3 से कितनी कर दी उसने? 2। यहां पर लाइट कितनी है? स्पीड 2.25। देखो कांच में स्पीड तो 2 × 10⁸ ही रहेगी। ग्लास में लाइट की स्पीड तो इतनी रहेंगे, यहां पर भी इतनी रहनी है, लेकिन यहां पर स्पीड 3 × 10⁸ है, वाटर में इतनी है। तो जब इससे इसमें आई तो इसको करना तो 2 ही है, क्योंकि ये इतना ज्यादा घना माध्यम है कि यहां पर स्पीड केवल 2 × 10⁸ हो सकता है। ये इतना घना माध्यम है कि यहां पर लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही हो सकती है। तो चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो। अब अगर ये मीडियम ऊपर है जहां पर स्पीड 3 × 10⁸ है, तो इसको ज्यादा घटा करके 2 पे लाना होगा। तो यहां पर इसको प्रतिरोध ज्यादा लगाना होगा, मेहनत ज्यादा लगानी होगी। उसने 1.5 लगाया, इसको आप 2 जीरो लगा ले, और दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं होता डेसिमल के बाद, तो आप समझ पाएंगे 1.500 इतनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और तब जाकर के ये 2 पे ला पाया। लेकिन यहां की स्पीड देखिए थोड़ी सी कम है, 3 है, ये है 2.25, थोड़ी सी कम है, तो लाना तो उसको 2 पे ही था, तो थोड़ी सी इसको मेहनत कम पड़ेगी, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी पानी में घट चुकी है। अब इसको 2 तक लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ी? कम करनी पड़ी। तो थोड़ा सा मेहनत कम करा। देखिए यहाँ पर 1.500, ये 1.125। दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट होते हैं सबको सिंगल पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बात बोलें तो 1 ये 500 है और ये 1.125 है। तो कम वैल्यू कौन सी है? वो वाली कम है, क्योंकि उसको यहाँ पर मेहनत क्या करनी थी? कम। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसा समझेंगे कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी रखनी है वो तो फिक्स है। वो क्या है बच्चों? फिक्स है। अब ऊपर वाले मीडियम की स्पीड अगर ज्यादा है
तो उसको वहां तक लाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा कम करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, उसका ताकत ज्यादा दिखानी है उसको। अगर दूसरे मीडियम में ऑलरेडी स्पीड काफी घट चुकी है, थोड़ा सा ही कम करना है, उस वाले मीडियम के लिए चाल बन जाएगी वही जो उसको रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको थोड़ा सा घटा देना है और वापस उसकी वैल्यू तक आ जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू तक जो आवश्यक मान है वहां पर, तो थोड़ा सा ये अपवर्तनांक आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं पहले मीडियम पर तो डिपेंड कर रहा है ना, कि पहले वाले मीडियम में चाल कितनी आपने दिया है, कितनी चाल है वहां पर, जितनी चाल है उसके हिसाब से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलना है हमको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पहले के सापेक्ष दूसरे का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पहले के सापेक्ष का होता है बच्चों, दूसरे का। यानी कि यहां पर आप बताओगे कि भैया n का मान 1.5 है, तो बताना पड़ेगा कि किसका, ग्लास का, किसका बताया, लेकिन किसके सापेक्ष है, कहां से लाइट आई है, सापेक्ष का मतलब होता है कहां से लाइट आई है, एयर से आई है, तो इसको हम ऐसे लिखें ज्यादा बेहतर है, एयर से ग्लास में। ये ज्यादा बेस्ट तरीका है कि लाइट एयर से गई है ग्लास में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। समझ पा रहे हैं बात को, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि इतना मान है केवल, बात खत्म, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट अलग अलग मीडियम से प्रवेश करेगी। यहां पर एयर से आई तो n का मान ये, वाटर से आई तो ये, आगे स्पिरिट से आएगी तो ये, आगे कोल्ड ड्रिंक से आएगी तो कुछ और मान आ जाएगा। तो अलग अलग मीडियम से जब होकर के गुजरेगी तो उसकी स्पीड अलग अलग मिलने वाली है, अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम ऐसे समझ सकते हैं और लैब में करोगे तो भी ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दूसरे मीडियम का बताते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में, पहले के सापेक्ष, पहले को मद्देनजर रखते हुए, पहले को ध्यान में रखते हुए कि वायु के सापेक्ष, अगर वायु से लाइट आएगी तो ग्लास का अपवर्तनांक ये होगा, अगर पानी से आएगी तो ग्लास का अपवर्तनांक ये होगा। समझ गए बच्चों? तो अपवर्तनांक को इस वजह से हमको पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का बताना जरूरी होता है, नहीं तो क्लियरिटी नहीं आएगी अपनी बात पर, हम बता नहीं पाएंगे अपवर्तनांक रियल में है कितना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, वो वैल्यू गलत आएगी। तो आपको हमेशा पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का बताना होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो कैसी है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब आपको तुलना करानी होगी, वायु के साथ में हम लेंगे तो अपवर्तनांक इतना, पानी के साथ लेंगे तो इतना, स्पिरिट के साथ लेंगे तो इतना। यानी कि यहां पर दोनों माध्यमों का बराबर योगदान है कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हम दूसरे का है, लेकिन ध्यान में पहला भी रखना है कि लाइट आई कहां से है, उसके आधार पर ही तय होगा कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना है दूसरे वाले का। ओके बच्चों, अब हमारे पास, अब तब तक हम लोग क्या क्या बातें समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्या होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से मीडियम की एबिलिटी है, उसकी क्षमता है लाइट की स्पीड को घटाने की, लाइट को मोड़ने की, लाइट को रोकने की, कितनी क्षमता से वो रोक सकता है। जो इसके आधार पे फॉर्मूला बना वो n बराबर u/v2, या फॉर्मूला याद कर लें वो ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि प्रूफ तो हम कर नहीं सकते इस क्लास 10th के लेवल पे। क्लास 12th के लेवल पर हाइगन्स थ्योरी एक टॉपिक है, वहां पर ये प्रूफ हो जाता है। तो अब हमने इसके बाद ये समझा कि हम मीडियम, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, पहले मीडियम रिस्पेक्ट में नहीं बताएंगे तो फिर क्लियरिटी नहीं आएगी कि हम ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 लिख दें कि हम 1.125 लिखें। तो जब पहला मीडियम बता दोगे कि एयर से आएगा तो फिर ये ताकत है, वाटर से आएगी तो ये ताकत है, तो आप समझ जाएंगे बातों को। अब तीसरा पार्ट जो है वो आगे कैलकुलेटिव है, वो आगे फॉर्मूला बेस्ड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के हो गए हैं हमारे पास। पहले का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे का नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव वाले को हम लोग पहले देख लें, वो जल्दी से समझ आएगा। जो अभी आपने पढ़ा हुआ है n बराबर v1/v2, बस यही है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप रिलेट तो करते ही ना, दूसरे वाले को किससे रिलेट करते हैं? पहले वाले से रिलेट करते हैं, पहले वाले से जोड़ देते हैं। तो ये रिलेटिव है, सापेक्ष है, कि पहले के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो कहलाएगा हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि
फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताया जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, यही तो हम लोग एक्चुअली में लिखते हैं, एक्चुअली में पढ़ते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखा जाना चाहिए। अभी आपने एग्जांपल से समझा है कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, कुछ भी ऐसा, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का। तो ये तो सापेक्ष है, तो उसमें चर्चा करना बेकार चीज, हम उसी पे चर्चा कर ही रहे थे। अब ये जो निरपेक्ष है, इस निरपेक्ष का नाम पढ़ करके ऐसा लगेगा कि यार ये तो सापेक्ष का उल्टा है, कि वहां पर पहले का सापेक्ष दूसरे का, यहां पे ऐसा कुछ नहीं, निरपेक्ष है मतलब किसी का सापेक्ष नहीं। गलत, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर भी सापेक्ष है, बस यहां पर एक चीज फिक्स करी गई, किसी भी चीज का अपवर्तनांक अगर आपने एयर के रिस्पेक्ट में बताया, मतलब लाइट एयर से आएगी, कहां से आएगी बच्चों, एयर से आए, किसी भी मीडियम में जाए, मान लो ग्लास में जा रही है एग्जांपल के थ्रू, वाटर भी ले सकते हैं हम, तो NW लिख देंगे हम यहां। तो यहां पर आप V1/V2 फॉर्मूला तो लगाएंगे। अब ANG, पहला मीडियम एयर, पहला मीडियम एयर, तो एयर में जो स्पीड होती है बच्चों वो C होती है। दूसरा मीडियम है ग्लास, तो ग्लास में स्पीड क्या है, V2 लिख दे। अरे V2 क्या, V लिख दे, बात तो वही है ना, क्योंकि यहां पर तो 2 V थे तो 1 और 2 लगाया, यहां तो एक ही V है तो केवल V लिख दिया। ये C क्या, पहला मीडियम हमारा एयर, और एयर में जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको किससे लिखते हैं हम लोग, C से लिखते हैं। अगर हम लाइट को एयर से ग्लास में भेजें तो पहला मीडियम हो जाएगा हमारा एयर, और एयर में स्पीड को C से लिखते हैं, ये फिक्स होती है तो C लिख दिया। दूसरा मीडियम ग्लास, उसकी स्पीड कुछ हो गई होगी, घट गई होगी, कम हो गई होगी, कितनी मान ली V। तो ये जो अपवर्तनांक मिला एयर के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खत्म हो गई बात, बहुत आसान है। रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव में क्या है, सापेक्ष में क्या है, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आएगा उसको हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष क्या है, यहां पर एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, हमको पहले मीडियम को फिक्स कर देना है। यहां पहला मीडियम हमेशा रहेगा एयर, तो ऐसा बोल सकते हैं वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। इसको ANG लिखेंगे। और यहां से एक बात और बताई गई कि एक काम करो भैया, आप यहां पर केवल NB लिख सकते हो, यानी कि यहां पर आपको एयर बताने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ऐसा कहा कि कांच का अपवर्तनांक है 1.5, कितना, अभी एग्जांपल आपको पहला वाला याद होगा, जब एयर से ग्लास में गए थे तो आंसर 1.5 आया था। तो अगर आपने ऐसा बताया कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो आपने आगे पीछे कुछ नहीं बोला, किसके सापेक्ष क्या, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 100% वो परफेक्ट है। क्योंकि हमको अब क्या मालूम है यहां से कि हमको जब कोई सापेक्ष नहीं बताया जाएगा तो 100% वो किसका सापेक्ष है, एयर का। यानी कि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे थे। बात को समझने का प्रयास करिए आप, जब भी हमको अपवर्तनांक बताया जाए और ये ना बताया जाए कि किसके सापेक्ष, ये बताएगा कि किसका, ग्लास का है, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, पहला वाला मीडियम कौन है, ये सूचना नहीं दे, ये सूचित ना करे, हमको इंफॉर्मेशन ना दे, तो वहां पर हमेशा एयर होगा और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम N लिख दे। तो जब भी फिजिक्स में कहीं अपवर्तनांक को ऐसे लिखा जाए कि N = 2, मतलब कि ये किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, बात खत्म। तो पक्की बात है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, लेकिन किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। यहां पर अभी आपने एक एग्जांपल देखा था वाटर वाला, तो वाटर से ग्लास में गए, वहां पर आप नहीं बता सकते कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.125 है, क्योंकि पहला मीडियम क्या नहीं है, एयर नहीं है, वहां पहला मीडियम वाटर था। तो एक वो भी एक मीडियम है, एयर को हम यहाँ मीडियम मान ही नहीं रहे, उसको हम सबसे मेन मान लिया, तो पहला मीडियम एयर को भूल ही जाओ, एयर कुछ है ही नहीं, पहला मीडियम नहीं बोलेंगे उसको अब हम लोग यहाँ पर उनके हिसाब से। यहां पर एयर के अलावा वाटर आ गया और नीचे है हमारा ग्लास। तो वाटर से जब ग्लास में पहुंचे तो यहां पर एक मीडियम के साथ में दूसरा मीडियम आ रहा है, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि हम वाटर से आए थे, ग्लास में गए हैं, वाटर से ग्लास में, तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, इसको लिखा जाएगा WNG।
और यहां पर यह बन जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, अगर लाइट एयर से गई है दूसरे मीडियम में, तो वहां पर जो अपवर्तनांक आएगा बच्चों वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। वहां पर पहला मीडियम बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि निरपेक्ष के लिए एयर ही लिया जाएगा और ये अंडरस्टूड है, सबको पता है। और निरपेक्ष के बाद में अगर हम सापेक्ष की बात करेंगे तो यहां पर एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा पहला, और फिर दूसरा मीडियम कुछ और होगा। तो पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और इसको ऐसे लिखना मस्ट है, जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां दोनों मीडियम के विषय में इंडिकेशन देना जरूरी है, सूचना देना जरूरी है। तो बेटा आज के इस वीडियो में ये पूरी बातें रही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में। मैंने पूरा प्रयास किया है ताकि सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर आपके मन में कोई भी डाउट उठता है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे जरूर पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर उसके विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। धन्यवाद बच्चों।